मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय सक्सेस पॉइंट चैनल। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक? तो कल हमारा ना, अभी आप लोगों को पता है मैथ का क्लास चल रहा है। और मैथ में हम लोग जो हैं विद्या का मैथ देख रहे हैं, क्लास 10th का। तो बेटा हम लोगों का अभी 1 चैप्टर हम लोगों ने पूरा एक एक करके क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। अब जो हमारे पास आ रहा है चैप्टर, वो आ रहा है चैप्टर 2। उसमें भी आप लोगों का एक एक क्वेश्चन, एक एक MCQ सबको सॉल्व करेंगे अच्छे से। चलिए आज चैप्टर 2 पे। चैप्टर 2 में जो है ना बेटा, वो आपका थोड़ा, उसमें आपको समझने वाला बात है। चैप्टर बहुत इजी है, एक बार आप समझ जाओगे तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन इसमें आपको समझने वाला बात है थोड़ा, तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 2 में आपको लोगों का चैप्टर 2.1 हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं चैप्टर में आपका, यहाँ पे 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम बेसिक क्लास नहीं करेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन आएगा जो उसमें मुझे नोट लिखाना रहेगा, मैं आप लोगों को लिखा दूंगा, ठीक। तो अब हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे, और लिखा हुआ है आपका जो बहुपद एफ एक्स बराबर में √3x प्लस k/4 -2 प्लस 5x3 की घात क्या होगा। मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं। इसमें पहला बोल रहा है बहुपद एफ एक्स बराबर में √3x प्लस में k/4 माइनस में 2 प्लस में 5x3 की घात है। मतलब इस क्वेश्चन को पहले आप समझिए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये पहले आप समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, जो ये जो पूरा बीच में लिखा हुआ है उसे अभी हटा दो आप। इसमें आपको पूछ रहा है बहुपद की घात क्या होगा। ये जो बहुपद है इसका घात क्या होगा। इसके लिए रूल होता है, बहुपद का घात क्या होगा, इसके लिए रूल होता है आपका, बहुपद की घात बराबर में चर पद की सबसे बड़ी घात। अब इसको समझिए पहले क्या है। पहले हम लिखते हैं इसमें नोट। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, नोट लिखेंगे, उसे पढ़ेंगे। नोट को पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहले लिखेंगे नोट फर्स्ट, चर संख्या जिसका मान वैल्यू बदल जाए। चर संख्या किसे कहते हैं? जिसका मान बदल जाए। अभी मैं आपको शॉर्ट में लिखा रहा हूं, चर संख्या बाद में पढ़ेंगे जब आपका आएगा द्विघात समीकरण, उसमें जिसका मान बदल जाए मतलब x। मैं मान एग्जांपल ले रहा हूं x y a b, मतलब कोई भी ABCD का कोई भी मान है, ABCD में A to Z। अब उसका मान आप देखिए कैसे, मैं बोल रहा हूं जो इस क्लास में x बच्चे हैं, इस क्लास में x बच्चे हैं, तो x का कोई फिक्स मान नहीं है। मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ x मतलब ये 3 बच्चे हैं, x मतलब यहाँ पे कितने 4 बच्चे हैं, x मतलब यहाँ पे कितने हो गए 10 बच्चे। तो ये x का मान हमेशा बदल रहा है, तो जिसका मान बदल जाए उसे हम चर संख्या कहते हैं। समझ गए? अब हम बोलेंगे अचर संख्या किसे कहते हैं, तो वो पहले लिख लीजिए। ये तो समझ गए आप चर संख्या किसे कहते हैं। अब लिखिए अचर संख्या, अचर जिसका मान ना बदले, मान वैल्यू नहीं बदलता हो, जिसका मान नहीं बदलता हो। जैसे 1 मतलब 1 ही होता है ना बेटा, 1 का मान तो चेंज नहीं हो जाएगा। जैसे 2 -2 0, कोई भी नंबर निगेटिव हो पॉजिटिव हो, वो आपका सारा का सारा अचर है।
अचर मतलब जिसका मान बदलता ही नहीं है। अचर मतलब क्या होता है? जिसका मान नहीं बदलता है। चर मतलब क्या होता है? जिसका मान बदल जाता है। एक्स का वैल्यू कोई फिक्स नहीं होता है। एक्स मतलब मैं बोलूंगा 10, कोई और बोल सकते हैं एक्स बराबर में 9, 5, 2, तो एक्स का मान बदल रहा है। ये हो गया आपका चर संख्या। अचर संख्या हो गया आपका क्या? जो आपका मान, जिसका मान फिक्स है, वो कभी आपका बदलेगा ही नहीं। ठीक है। अगर आपका यहाँ पे एक का मतलब एक होता है, तो आपका अमेरिका में भी एक का मतलब एक ही होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? अब तीसरा आ जाइए। पहला समझ गए चर, अचर, और तीसरा मान। तीसरा मान हम क्या लिखें? तीसरा इसमें आपको लिखना है जो बहुपद, बहुपद की घात किसे कहते हैं? बहुपद की घात हो गया चर पद की सबसे, चर पद की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे लिखिए बहुपद की घात क्या होता है? बहुपद की घात क्या होता है? तो चर पद की, चर पद की सबसे बड़ी बड़ी घात को बहुपद की घात, बहुपद की घात कहते हैं। बहुपद की घात क्या होगा? चर पद की सबसे बड़ी, चर पद की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यहाँ पे बेटा आपका है चर। चर का मतलब क्या होता है? एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी का कोई चर पद की, कोई चर पद की सबसे बड़ी घात। घात मतलब होता है पावर, एक्स के पावर, वाई के पावर, ए के पावर, बी के पावर। चर पद की सबसे बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। यहाँ पे देखिए x का कुछ नहीं तो क्या है? एक। यहाँ पे k का कुछ नहीं तो क्या है? एक। दो का ये तो अचर हो, इसमें कोई मतलब ही नहीं है। आपको चर का, चर को देखना है। यहाँ पे x के बराबर क्या हो गया? 3। और मैं अभी आपको यहाँ पे लिखा हूँ बहुपद की घात बराबर क्या होता है? चर पद की सबसे बड़ी घात। चर पद की सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? 3। बड़ी घात को बहुपद की घात कहते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात कौन सा हो गया आपका? 3। तो आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बराबर में 3 आंसर। एमसीक्यू था। इसमें जो समझने वाला पॉइंट था मैंने आपको समझा दिया। पहले चर के बारे में बता दिया, उसके बाद अचर के बारे में बता दिया, उसके बाद बहुपद की घात बता दिया। चर किसे कहते हैं? तो चर हो गया जिसका मान बदल जाए। तो चर यहाँ पे हो गया एक्स, वाई, जेड, ए बी सी डी का कोई भी ले लो आप वर्ड। अचर जिसका मान ना बदले, तो 1, 2 जैसे नंबर है उसका मान कभी नहीं बदलता है। फिर बहुपद का घात बता दिया। चर, चर मतलब क्या हो गया? एक्स, वाई, जेड, इसका मान, चर पद की सबसे बड़ी घात को हम बहुपद की घात बोलते हैं। यहाँ पे x का मान कुछ नहीं तो क्या है? 1, k का कुछ नहीं तो क्या है? 1, और x का यहाँ पे कितना है? 3। तो चर पद की सबसे बड़ी घात, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे क्या है? 3। तो आपका आंसर हो गया। निम्नरैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? यहाँ पे एक चीज आपको समझना है। रैखिक बहुपद हम किसे कहते हैं? तो रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात 1 है। ऐसा बहुपद जिसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। जिसकी मतलब चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 1। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्वेश्चन सबको आराम आराम से सबको सॉल्व कर देंगे। इसमें देखिए दूसरा क्वेश्चन है, रैखिक, रैखिक बहुपद निकालना है आपको। पहला एमसीक्यू क्या दिया? इसमें क्या दिया है ऑप्शन में आपका? 5x प्लस में 1। दूसरा क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। तीसरा क्या दिया हुआ है? 5 प्लस में k माइनस 1, और यहाँ पे इंटू एक्स। और चौथा में क्या दिया हुआ है? 5 प्लस में k प्लस में एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में समझना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद, यहाँ पे लिखिए, पहले हम यहाँ पे नोट लिखते हैं। रैखिक, रैखिक बहुपद ऐसा
ऐसा बहुपद जिसके सभी चर का मान, जिसके सभी चर का अधिकतम, ऐसा बहुपद जिसके सभी चर का अधिकतम घात 1 हो। इसका मतलब क्या है समझिए। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है ऐसा बहुपद जिसके सभी चर उसमें जितना आपका दिया हुआ है सभी चर का अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आ जाइए यहाँ पे, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद के बारे में पूछ रहा है आपको। यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन हम देखेंगे चर यहाँ पे x है, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। लेकिन यहाँ पे अधिकतम घात यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे आपका अधिकतम घात यहाँ पे कितना है, 2। इसका ये आपका गलत हो गया। दूसरा देखिए, चर अधिकतम घात 1 होनी चाहिए, है कितना, 2। ये गलत हो गया। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं चौथा में यहाँ पे देख लीजिए, इसका तो 1 है, इसका भी 1 है, लेकिन इसका कितना है, 2। मैं यहाँ पे लिख दिया हूं, ऐसा बहुपद जिसके जिसमें जितना आपका चर दिया ना, सभी चर का अधिकतम घात 1 होनी चाहिए। इसमें तो 1 है, इसमें 1 है, लेकिन यहाँ पे 2 आ गया, इसलिए आपका गलत हो गया। तीसरा देखिए, ये चर आपका इसमें कितना हो गया, k के पावर 1, इसका भी 1 है, x के पावर 1, अधिकतम घात कितना है, 1, इसीलिए आपका ये तीसरा क्वेश्चन आ गया रैखिक बहुपद के रूप में। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 मिनट। तो बेटा समझ गए आप रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, तो जिसके चर के अधिकतम, सभी चर के अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 1। अब यहाँ पे सबका 2 था, तो यहाँ पे 1 है सबका, इसीलिए आंसर हो गया आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन अब हम इसे देखते हैं। तीसरा नंबर ऐसे दे जाता है, चलिए पहले इसका फिगर बनाते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन का फिगर बना रहे हैं। फिगर में है आपका, पहले यहाँ पे बना लेता हूँ फिगर, थोड़ा बड़ा सा ही बना देता हूँ। चलिए जी, अब हम इससे पहले 1-2 चीज इसमें पहले समझते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पहले समझिए। चित्र 2.10 में दिया गया आलेख बहुपद fx बराबर में ax² प्लस में bx प्लस में c का है, तब है ये, तो क्या होगा। मतलब आपके पास में ये दिया हुआ है, आपका ये इक्वालिटी इक्वेशन दिया हुआ है, द्विघात समीकरण का ये मान होता है ax² प्लस bx प्लस में c। अब आपके पास में क्वेश्चन में ये पूछ रहा है जो a बराबर में क्या होगा, b बराबर में क्या होगा और c बराबर में क्या होगा। इसका मतलब क्या बोल रहा हूं मैं आपसे, जो a जो है वो 0 से क्या बड़ा या छोटा होगा, b जो है वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा, c जो है वो बड़ा होगा या 0 से छोटा होगा। इस क्वेश्चन को समझिए। इस क्वेश्चन को देखते ही आप दो तो एक ही बार में निकाल लोगे, आप a का मान और c का मान देखते ही निकाल लोगे। मेन हो जाता है मान b का निकालने में। a का मान आप कैसे निकालोगे, देखिए a का मान, अगर मैं एक फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ, एक ये हो गया आपका फिगर और एक फिगर ये हो गया। अगर ये जो u है ना, u शेप, अगर ये ऊपर की तरफ है, कहाँ कट रहा है नहीं कट रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर ऊपर की तरफ है तो a जो है आपका वो धनात्मक है, और जब भी कोई भी मान धनात्मक होगा, कब ये समझ लीजिए, a का मान हो, b का मान हो या c का मान हो, जब भी किसी का भी मान अगर धनात्मक होगा तो वो आपका हमेशा 0 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो
तो ये ए क्या है, यहाँ पे ऊपर की ओर यू को देखोगे, यू अगर ऊपर की ओर है तो ए का मान धनात्मक, यू अगर नीचे की ओर है, यहाँ पे नीचे की ओर है, तो ए का मान क्या हो जाएगा आपके पास में, ऋणात्मक हो जाएगा। ए का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वैल्यू आएगा, इसका ऋणात्मक मान हो जाएगा। और जब भी ऋणात्मक मान होगा तो ए क्या हो जाएगा, कोई ए हो या कोई भी हो, ऋणात्मक मान आते ही क्या हो जाएगा, वो 0 से छोटा हो जाएगा बेटा। ठीक है, यही आपको समझना था। फिगर को देखते ही आप निकाल लोगे। यू अगर ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ यू गया है, तो ए का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा और 0 से बड़ा होगा। ठीक है, ए अगर यू अगर नीचे की तरफ आया है, यू अगर नीचे की तरफ आया है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ए जो होगा वो हमेशा 0 से छोटा होगा। तो ए तो हमारे पास में समझ आ जाएगा, ये किसके तरफ है, ऊपर की तरफ, धनात्मक होगा। धनात्मक होती ही क्या हो जाएगा, वो किसी का मान अगर धनात्मक आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। तुम यहाँ पे ए का मान तो निकाल के ले आए जो 0 से बड़ा है। ठीक है जी, यहां तक समझ गए आप। जो ऊपर ही देखते ही आपको पता चल जाएगा, ये ऊपर देखते ही आपको पता चल गया जो ए का मान क्या हो गया, ऊपर की तरफ है तो ये धनात्मक होगा। धनात्मक होते ही मतलब क्या हो जाएगा, ये 0 से बड़ा होगा। ए का वैल्यू निकाल लिया हम बिना कुछ किए। अगला आ जाइए मान आप निकालने के लिए सी। फिर ए और सी निकाल लेते हैं, फिर बी निकालेंगे। सी निकाल रहे हैं यहाँ पे। सी आप देखो, ये जो u का वैल्यू है ना, u जो ऐसे की तरफ, अगर ये जो y वाला अक्ष है, ये आप ये c का c डिनोट करता है, हमेशा c डिनोट करता है। तो अगर यहाँ पे ऊपर में y लिखा है, मतलब ये यहां से लेके यहां तक धनात्मक हो गया। देखो x मतलब ये धनात्मक, और x डैश मतलब ये ऋणात्मक, y धनात्मक, y डैश ऋणात्मक। तो एक्स वाई लिखा है तो ये तो यहां से लेकर यहां तक ये धनात्मक होगा, और यहां से यहां तक लेकर वाई डैश है मतलब ऋणात्मक होगा। यहां से लेकर यहां तक एक्स है तो वो धनात्मक होगा, और यहां से लेकर यहां तक एक्स डैश है तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्वेश्चन में, आप ये क्वेश्चन में दिया हुआ है जो, अब ये तो आपका वाई डैश है, ये वाई वाला लाइन है, ये वाई का लाइन, ये वाई का लाइन जो होता है बेटा वो सी को डिनोट करता है। ये हमेशा याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन में ये जो y का लाइन होता है ये c को डिनोट करता है। अब देखिए ये c के कहाँ पे जाके कट रहा है, ये धनात्मक एरिया में। कहाँ कट रहा है, ये धनात्मक साइड में कट रहा है। तो c का मान यहाँ पे क्या आ रहा है आपके पास में, ये जो c का मान आ रहा है धनात्मक आ रहा है, और c का मान धनात्मक आते ही वो 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। 0 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। a और c दोनों निकाल लिए। अब आ जाइए बी पे। बी के लिए ना बेटा आपको इसका ना, ये जो रेखा हम बनाए हुए हैं ना, रैखिक समीकरण जो हम बना रहे हैं, ये जो रेखा है ना इसको थोड़ा आप समझना पड़ेगा। इसे बोलते हैं फर्स्ट पार्ट, इसे बोलते हैं सेकंड पार्ट, इसे बोलते हैं थर्ड पार्ट, और इसे बोलते हैं फोर्थ पार्ट। पहले इसको समझिए थोड़ा अच्छे से, फिर आगे करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दोनों मान धनात्मक होता है। ये सब 11th में आप जब पढ़ोगे ना, 12th में, तब ये पूरा आपको डिटेल से पढ़ाया जाएगा। अभी सिर्फ आप याद रखो, इसमें 1 नंबर से ज्यादा आपको नंबर देगा नहीं, इसीलिए डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बना देना है। इसका मान, फर्स्ट पार्ट का मान हमेशा क्या होगा आपका, प्लस। इसका मान क्या होगा, 1 प्लस 1 माइनस। ठीक है जी, इसका मान, इस साइड जो मान होता है दोनों माइनस में होता है थर्ड पार्ट में, और फोर्थ पार्ट में एक आपका माइनस और 1 प्लस होता है। ठीक, ये पार्ट का वैल्यू है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी आपको समझ आ जाएगा, समझिए आप बात को। हमारे पास में ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकालना है। अब हमें क्या निकालना है, सी, ये वाला ए निकाल गया और सी निकल गया, बी निकालना है। तो डी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो डी को तो पहले ही कट कर दीजिए आप। ठीक है, अब बी का मान यहाँ पे लिखिए, आप देखिए b माइनस 2a। अब सर यहाँ पे ये हमें पता चलना चाहिए, जो सर ये धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है या ऋणात्मक है, धनात्मक है तो कैसे हैं, ऋणात्मक है तो कैसे हैं। बट अब देखो, इसीलिए मैं आपको ये पार्ट बताया हूँ। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस मतलब ये वाला पार्ट हमेशा धनात्मक होगा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस मतलब ये वाला पार्ट हमेशा ऋणात्मक होगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। और ये वाला जो माइनस और प्लस, देखिए इसी, तो अभी हमें कैसे पता चलेगा सर अब किस पार्ट का बात चल रहा है, तो जिस पार्ट के बारे में बताया जाएगा उस पार्ट में ये वाला नंबर लिखा रहेगा आपका। ये यहाँ है तो हम इस बारे में बात हो रहा है। अगर u ऐसे होता और यहाँ पे होता हमारा, यहाँ पे ये वाला मान जो यहाँ पे लिखा होता, इस बार इसके बारे में बात हो रहा है।
ये वाला मान इस यहाँ लिखा होता तो इसके बारे में बात हो रहा है, ये वाला मान यहाँ लिखा होता तो इस बारे में बात हो रहा है। इससे पता चल जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ हम तो इस तीनों से कोई मतलब ही नहीं है, हमें इस पार्ट से मतलब है। यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस और प्लस। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। और कोई किसी का भी मान अगर ऋणात्मक आएगा तो जीरो से क्या होगा, छोटा। अगर पॉजिटिव आएगा तो जीरो से क्या होगा, बड़ा। तो अब देखिए ये माइनस, ये तो पहले ही आपका क्या आ रहा है, जीरो से छोटा आ रहा है। तो पहले जीरो से छोटा आ रहा है। चलिए इसका मान हम मेरे पास में इसका मान ऋणात्मक आया। अब बेटा ये अभी हम ये मान लेता हूँ ए और बी, ये ऊपर में आपका बी लिखा हुआ है, नीचे ए लिखा हुआ है। ये नॉमिनेटर्स हो गया, ये डोमिनेटर्स हो गया, डेमिनेटर्स हो गया। ये देखो एन और डी मैंने लिख लिया। ये मैंने मान रहा हूँ ये ऋणात्मक है। अभी आपको मान निकाल के आया, प्लस माइनस क्या होगा, ऋणात्मक है। मतलब ये मेरे पास ऋणात्मक है। ये ऋणात्मक कब होगा बेटा, जब इसमें एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी ये ऋणात्मक होगा। या यहाँ पे ऐसे करके लिख लो, एक माइनस है आपका और एक प्लस है। तो जब भी आपके पास में एक प्लस हो एक माइनस हो, तभी ना जाकर प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये रहता माइनस और माइनस, तो ये कट गया, मतलब तो ये प्लस हो जाएगा, तो धनात्मक हो गया, तब तो ये क्वेश्चन नहीं बना आपका। तो ऋणात्मक लाने के लिए क्या होगा, हमारे पास में एक प्लस होनी चाहिए, एक माइनस होनी चाहिए। तो अब इसमें आप ये अभी मत मानो, आप यहाँ पे माइनस बी लिखा है ना, इसे मत मानो जी अभी ऋणात्मक है। इसे हम कैसे पता करेंगे, ये पहले देखो। ये जो आपके पास में है वो आपका क्या है, धनात्मक है, इसीलिए जीरो से बड़ा है। तो ए अगर यहाँ पे आपका धनात्मक होगा तो नीचे वाला आपका प्लस हो गया, तो ऊपर वाला क्या रखना पड़ेगा, नोमिनेटर्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे बी का मान आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पे लिखेंगे माइनस बी। यहाँ पे बी का मान आपके पास में क्या आ गया, ऋणात्मक। और ऋणात्मक आते ही बी का मान क्या हो जाएगा, जीरो से छोटा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो से छोटा हो गया। ठीक है, समझिए। एक बार और समझ लीजिए इसके बारे में, सिर्फ बी के बारे में। इस पार्ट को छोड़ दो। इस पार्ट का ये जो रैखिक समीकरण है ना, इसका पार्ट बाय पार्ट इसका वैल्यू होता है। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे इसका एक माइनस है, एक प्लस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। माइनस आते ही बी का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये अगर आपको चारों पता है ना, ये चारों, इसमें प्लस होगा, प्लस माइनस होगा, माइनस माइनस होगा, माइनस प्लस होगा, तो ये आपको एक सेकंड में क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपका ये ऋणात्मक है तो हमारा जब भी ऋणात्मक होगा तो जीरो से छोटा होगा। ऋणात्मक होते ही वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो से छोटा। तो मैंने यहाँ पे जीरो से छोटा लिख दिया। ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो यहाँ पे -1, नॉमिनेटर्स और डोमिनेटर्स को देखते हैं कि अब ऋणात्मक कब होगा, जब एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तभी जाके ऋणात्मक होगा। अगर दोनों माइनस हो गया तो माइनस माइनस कट जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा, या दोनों प्लस हो जाएगा तो प्लस प्लस तो फिर पहले से ही धनात्मक हो जाएगा। लेकिन हमारे पास में यहाँ पे क्या आ रहा है, ऋणात्मक, जो जीरो से छोटा है। चलिए, तो हम एक इसमें क्या होगा, प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो ए जो है वो आपका तो पहले से ही धनात्मक है। ये यहाँ पे जो पहले से धनात्मक है, क्यों, क्योंकि ए का मान जीरो से बड़ा है। ये धनात्मक है आपका, क्योंकि ये ऊपर की तरफ गया हुआ है, तो ये धनात्मक होगा। अब ए धनात्मक होगा तो बी निगेटिव हो जाएगा, और बी जब भी निगेटिव होगा तो जीरो से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आपके पास में ये आंसर आ गया। तो हमारे पास में आंसर क्या आया है, ए बड़ा है जीरो से, बी छोटा है जीरो से, और सी बड़ा है जीरो से। ये आप देख लीजिए ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए बड़ा है, बी छोटा है, सी। ऑप्शन नंबर सी जो है बेटा, ये आपका आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप 1 सेकंड के अंदर बना लोगे, जब आपके पास में थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। कुछ नहीं समझना है बेटा, एक बार इसको और फिर से देख लेते हैं। ये जो u है ना, u को ऊपर देखोगे आप, u ऊपर की तरफ है, ए का मान आ जाएगा। ये ए का एक को डिनोट करता है। अगर u ऊपर की तरफ है तो ए का मान हो गया धनात्मक, और जब भी किसी का मान धनात्मक आएगा तो जीरो से बड़ा होगा। समझ में आना चाहिए। दूसरा हो गया सी। ये जो y वाला लाइन है वो c को डिनोट करता है। ये y वाला लाइन c को डिनोट करता है, और c को देखिए, यहाँ जो पॉइंट है, पॉइंट से ऊपर हो जाएगा धनात्मक, और यहाँ पे ये कट रहा है, यहाँ पे ये वाला लाइन कट रहा है, मतलब c का मान जो है वो धनात्मक है। और जब भी धनात्मक होगा तो किससे बड़ा होगा, जीरो से बड़ा हो गया। v का वैल्यू पता करने के लिए हमें एक चीज देखना पड़ा, ये जो चारों पार्ट होता है उसका मान क्या होता है, उसका चिन्ह का मान क्या होता है। तो ये हमेशा पहला पार्ट,
ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट। पहला पार्ट का मान प्लस प्लस, दूसरा पार्ट का प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, और ये क्या होता है माइनस प्लस। तो ये इस पार्ट का मान हमेशा माइनस प्लस होगा बेटा। तो आप माइनस प्लस क्या होता है माइनस, मतलब हो गया ऋणात्मक। तो बी, डी का तो हमें कुछ करना ही नहीं है, तो बी देखना है। तो b बराबर में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे मुझे पता चल गया जो ये b ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा हो गया, तो ये 0 से हम यहाँ पे इसको छोटा कर दिए। ठीक है, अब देखिए ये जो आपके माइनस का b है और 2a है, तो इसे आप माइनस प्लस मत मानो, अभी सिर्फ इसको मानो b है और ये 2a है। 2 को छोड़ो, 2 ऐसे दिया हुआ आपका, एक a पे आ जाओ। तो ये इसे मानते ऊपर वाले नोमिनेटर्स, नीचे वाले डोमिनेटर्स है आपका। तो नोमिनेटर्स मतलब अब क्या होगा और ये डोमिनेटर्स क्या होगा, तो बेटा ऋणात्मक तभी आएगा जब एक का मान प्लस हो एक का मान माइनस हो। ठीक है, एक का मान प्लस हो एक का मान माइनस हो, तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। और अगर हम दोनों ऊपर भी माइनस कर देंगे नीचे भी माइनस कर देंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, प्लस हो गया। ऊपर भी प्लस कर देंगे नीचे भी प्लस कर देंगे तो प्लस 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 हो जाएगा। तो एक का मान तो हमें यहाँ पे माइनस रखना होगा, एक का मान प्लस रखना होगा, तभी जाके ऋणात्मक होगा। ये यहाँ पे मुझे ए का मान पता है, ये धनात्मक है क्योंकि ये ऊपर की तरफ यू है, और जब भी ऊपर की तरफ यू है तो ए का मान धनात्मक होगा। इसीलिए बी का मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक, और बी का मान ऋणात्मक होगा तो 0 से छोटा हो जाएगा। ये वाला आंसर आपका हो गया बेटा। इस टाइप का एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो एक बार देख लीजिए। आप पहले फिगर बना लेते हैं। चलिए देखिए बेटा, इसमें यहाँ पे ये हो गया y डैश x डैश x, ये हो गया यहाँ, ये यहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है, ये यहाँ कट रहा है। चलिए देखिए, अब इसमें वही चीज आपको पूछ रहा है जो यहाँ पे ये 4 नंबर क्वेश्चन है बेटा। fx बराबर में दिया ए एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण का ये जो कोऑर्डिनेट होता है वो दिया हुआ है आपका, क्या है ये ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी का मान बोल रहे निकालने के लिए। किस किस का मान बोल रहे निकालने के लिए, ए बी और सी का मान आपसे पूछ रहे निकालने के लिए। देखिए कैसे निकालेंगे, वही बात, ए ऊपर की तरफ था, प्लस में धनात्मक था, प्लस का मान है, धनात्मक होते क्या हो जाएगा 0 से क्या हो जाएगा बड़ा। अब यहाँ पे देखिए u जो है यहाँ पे नीचे की ओर है, u कहाँ है नीचे की ओर, नीचे की ओर होते क्या हो जाएगा a ऋणात्मक, और a जब भी ऋणात्मक होगा तो किससे छोटा हो जाएगा बेटा, वो किससे छोटा होगा 0 से। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 0 से a छोटा है। ठीक है, 0 से a छोटा हो गया। अब c के बारे में आ जाइए, c किसको डिनोट करता है, y वाला जो ये लाइन होता है उसको c डिनोट करता है। अब यहाँ पे देखिए कहाँ पे कटा हुआ है, तो यहाँ पे धनात्मक के साइड में कटा है, इसका मतलब c का मान क्या हो गया अब यहाँ पे आपका पॉजिटिव, और c का मान पॉजिटिव होती क्या हो जाएगा वो 0। c का मान जब भी पॉजिटिव होगा तो 0 से क्या हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मान आ गया ये 0 से बड़ा। b वाला वैल्यू कहाँ दे रखा है, इस वाले कोने में आपके फिगर में देखना, आप यहाँ पे दे रखा है माइनस का b अपॉन में 2a, और ये माइनस का d अपॉन में 4a, हमेशा यही दिया रहेगा, बस ये पार्ट चेंज रहेगा। ठीक है, v का वैल्यू निकालना, b का वैल्यू मुझे निकालना है। ठीक है, d से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है, पहले इस b को लिख लेंगे, तो माइनस का b अपॉन में क्या हो जाएगा 2a। देखेंगे लिखा कहाँ है, ये फर्स्ट पार्ट क्या होता है प्लस प्लस, ये क्या होता है माइनस प्लस या प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होता है बेटा, ये प्लस माइनस होता है x प्लस में y माइनस में। ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस होते ही क्या हो जाएगा, माइनस होते ही b 0 से छोटा हो जाएगा। और माइनस कब होगा, नोमिनेटर्स और डोमिनेटर्स में ये आपका माइनस कब होगा, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, एक प्लस में एक माइनस में। a यहाँ पे मुझे पहले से ही पता है, a मुझे पहले से पता है जो ऋणात्मक है, a ऋणात्मक है पहले से ही, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। तो आपका बेटा यहाँ पे ये माइनस में b2a, और यहाँ पे जब भी आपका प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होते ही आपका क्या हो जाएगा b किस में आ जाएगा हमेशा। इसमें इतना आपका ये नोमिनेटर्स में कुछ नहीं करना है, ये हमेशा देखना है प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस होते ही यहाँ पे b आपका क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा किससे 0 से। ये आपका आंसर नंबर
बी जो है इसका सही आंसर निकल गया। ठीक है, क्या किए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। पहले आपको देख लेना है जो ये किधर नीचे की तरफ है, ए का मान निकाल, ये यू जो है ये आपको ए को डिनोट करेगा, ये वाला वाई वाला जो लाइन है वो सी को डिनोट करेगा, और ए बी का मान हम इस प्लस माइनस को देख के निकाल लेंगे। यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब बी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक होते ही किसमें होगा, वो किससे छोटा होगा, तो जीरो से छोटा होगा। तो मैंने यहाँ पे जीरो से छोटा कर दिया। ये ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो गया, बी नंबर आपका सही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 2.1 का ऑल एमसीक्यू कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन को आप 2-3 बार पढ़िए, बनाइए। मैं आपको एक एक चीज़ बता दिया। इससे शॉर्ट तरीका बेटा इसका कोई नहीं बता सकता है आपको। और इसमें जो आप डिटेल से पढ़ोगे ना, ये वाला प्लस माइनस यहाँ पे क्यों लिखा जाता है, इसका मान यहाँ पे क्यों आता है, ये सब 11th-12th में पढ़ोगे तो वो सब आपको सब कुछ बताया जाएगा वहाँ पे। ठीक है, अभी आपको सिर्फ आपको मान याद रखना है। क्या इसमें सिर्फ 3 चीज़ आपको यह याद रखना होता है। एक यहाँ पे हो गया, ये यू का मान ए को बताता है, वाई को यहाँ से लेके यहाँ तक सी को बताता है, और ये जो प्लस माइनस चारों पार्ट होता है वो आपको किसको बताता है, पॉजिटिव निगेटिव बी को बताता है। ठीक है जी, तो अब हमारा आज का क्लास हो गया ख़त्म। अच्छे से क्लास आप देखिए, पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। एक एक क्वेश्चन, एक एक एमसीक्यू बताया जाएगा। आज हम लोग एमसीक्यू को ख़त्म कर दिए हैं। अब अगला को जो हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन, तो हमारा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।